देखो, अब कुछ कुछ हम लोग एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं। अभी तक हम लोग एक एक एटम का वैलेंसी देख रहे थे, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूल का वैलेंसी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्राइट नाइट्राइट को हम लोग, नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है, NO2। ये याद रखना, नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है, NO2, और NO2 का वैलेंसी कितना है, -1, ठीक है। और अगर नाइट्रेट बोले, नाइट्रेट तो होता है NO3। नाइट्राइट NO2, नाइट्रेट NO3, इसका भी कितना, -1, दोनों का -1 ही होता है, ठीक है। फिर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का OH, इसका -1, इसका तुम लोग को पता ही होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, HCO3, कितना है, -1। फिर था कार्बोनेट, कार्बोनेट कितना है, CO3, क्या होता है, 2-, क्या होता है। फिर आ गया फॉस्फेट, फॉस्फेट का क्या है, PO4, इसका कितना है, 3-, ठीक है। एक सल्फेट छूट गया, ठीक है, उसको लिख देते हैं। सल्फेट को हम लोग बोलते हैं SO4, ठीक है। SO4 का कितना होता है, -2, ठीक है। एक सल्फाइड होता है, सल्फाइड का कितना होता है, SO3, इसका कितना होता है, 2- या फिर -2, ठीक है। इतना सारा आप लोग को याद रखना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सल्फेट, SO4, SO4, 4 जहाँ पे मिल गया वही फेट हो जाएगा, ठीक है। सल्फेट क्या है, 2-, SO3, SO3 में क्या है, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड में क्या है, 2-, इतना ही बस आपको याद रखना है, और ये वाला रट लो, ठीक है। अगर इसमें से भी अगर इम्पोर्टेंट छाटना है तो मैं इम्पोर्टेंट भी छाट के दे देता हूँ। नंबर 1 देख लो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कार्बोनेट, ठीक है। सेकेंड में आएगा सल्फेट, 2 हो गया, सल्फाइड, और ये फॉस्फेट, ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये हाइड्रोक्साइड, ये इम्पोर्टेंट है, समझ में आया। और ये नाइट्रेट, हालांकि इम्पोर्टेंट सभी है, और इसमें से भी अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो कार्बोनेट, सल्फेट, 2 गो, ये कार्बोनेट 1 और ये सल्फेट 2, ठीक है। इसको तो याद रखना, इन दोनों को भूलना ही नहीं है। अब देखो, अगर समझना है कि किसका -2, किसका +2, कहाँ से आया -3, ये सबको अगर समझना है तो इसको भी समझ आ सकते हैं। देखो, अगर समझना है तो हम समझा भी सकते हैं, मतलब तुम लोग नहीं रट पा रहे हो तो उसके लिए अगर समझना चाहते हो तो हम समझा देते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट समझा दें, जैसे कार्बोनेट, क्या हम लोग पढ़े, कार्बोनेट, कार्बोनेट को क्या लिखे थे, CO3, हमको नहीं पता -2 का +2 है, क्या होगा क्या नहीं पता। देखो, जो हम लोग पढ़े उससे पढ़ो, कार्बन का कितना है बताओ, एक कार्बन का 4 होता था प्लस में, और एक ऑक्सीजन का कितना होता था, 2 माइनस में, याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3, एक ऑक्सीजन का कितना है, 2, एक ऑक्सीजन का 2 है तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, है ना भाई। कितना से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होते ही कितना बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होते ही -6 बन जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कितना है, -4, सॉरी +4, और यहाँ पे कितना है, -6, +4 और -6 को करेंगे तो कितना आएगा, ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज देखो तो कितना आएगा, -2 आएगा। देखो, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -6, ओवरऑल कितना मिलेगा, -2। यानी कि हमको यहाँ से क्या बता रही, जो CO3 होगा उसका जो ओवरऑल चार्ज मिलेगा, उसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा, -2, ठीक है। और ये जो ओवरऑल चार्ज होता है इसी को हम लोग वैलेंसी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। समझ में आया मेरी बात। तो CO3 का वैलेंसी कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। और ये ओवरऑल -2 जो लिख रही है ये किसके ऊपर है, ये इसके और इसके, यानी कि इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। -2 का चार्ज का मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता है, ये जो CO3 है ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखेगा। समझ में आया मेरी बात। और समझते हैं PO4, PO4 हमको नहीं पता क्या करना,
तो बताओ, अगर PO4 देखना है तो हम बोलोगे फास्फोरस। फास्फोरस का कितना है भाई, बताओ। फास्फोरस का कितना था, 6 होगा। फास्फोरस का कितना होगा, प्लस में 6। और ऑक्सीजन का कितना था, एक ऑक्सीजन का माइनस में 2 होता है। और यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन है। तो 4 ऑक्सीजन के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8। अब बताओ, -8 होगा, यहाँ पे कितना है, +6, और यहाँ पे कितना है, -8। तो ओवरऑल कितना मिलेगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2 का। यानी कि जो PO4 मेरा होगा उसका कितना मिलेगा, -2। यानी कि इसको लिखने का तरीका क्या होगा, PO4 और होल में क्या होगा, -2। समझे। और अगर बुक में देखोगे तो बुक में इस तरीके से लिखा है, PO4 2 दोनों बात बराबर, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क। तो 2 या -2 मतलब वही है। बस याद रखना, लेने का मतलब क्या है कि 2 या -2 का मतलब क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता है। समझ में आया, पक्का। सल्फेट देख लो, सल्फेट SO4। अगर सल्फेट का देखेंगे तो बताओ, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का भी कितना होता है, 6 होता है। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। एक ऑक्सीजन कितना होता है, -2। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है टोटल, 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 से कितना मिलेगा, -8। यहाँ पे कितना है, +6। यहाँ पे क्या है, -8। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, यानी कि SO4 का भी कितना मिल जाएगा, -2। बताओ, SO4 क्या मिल जाएगा, होल 2 इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, और हम लोग सिंपल इसको ऐसे भी लिखेंगे, SO4 2 बुक की लैंग्वेज में। समझ में आ गया। चलो हम लोग नाइट्रेट का भी देख लेते हैं। अगर नाइट्रेट का देखोगे क्या होता है, NO3। नाइट्रोजन का कितना होता है, +5। नाइट्रोजन कितना होता है, +5 या फिर -3। लेकिन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। अब ये भी माइनस और ये भी माइनस नहीं चलेगा, एक को प्लस लेना पड़ेगा, एक को माइनस। तो इसको तो प्लस नहीं ले सकते, तो इसको हम लोग इसको प्लस ले लेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला नहीं होगा। समझे। चलो, अब ये एक ऑक्सीजन कितना, -2। यहाँ पे टोटल कितना ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 से मल्टीप्लाई तो ये कितना आ जाएगा, -6। अब देखो यहाँ पे कितना है, +5, और यहाँ पे कितना है, माइनस। तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो कितना होगा, -1। यानी कि NO3 का मेरा कितना मिल जाएगा, -1। तो लिखेंगे कैसे, NO3 -1, या बुक के टर्म पे 1 और या फिर हम लोग सिंपल कुछ लिखेंगे नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक माइनस का साइन दे देंगे। क्या देंगे, सिर्फ एक माइनस का साइन। हम लोग और इस तरीके से भी लिखते हैं बहुत सारा बुक, NO3 होल में माइनस। समझ में आया, क्लियर है। HCO3 का भी हम लोग देख लेते हैं, HCO3। देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी बताओ ईमानदारी से, -2। टोटल कितना ऑक्सीजन है, 3। यानी कि ओवरऑल कितना होगा, -6। कार्बन का कितना होता है, 4। और हाइड्रोजन का बताओ, -1 भी होता है और +1 भी होता है। बट टेंडेंसी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे घट क्या रहा है, तो यहाँ पे -6 है और यहाँ पे +4 है। तो भाई देखो, ओवरऑल देखोगे तो -2 घट क्या रहा है, 2 घट रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर इसको घटाना है तो प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे, प्लस वाला लेंगे तब ना घटेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, +1। समझ में आया। तब बता, ये +1 और ये -2 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, -1 मिलेगा ना। तो यानी कि मेरा क्या मिलेगा, HCO3 का भी मिला, क्या मिल गया, 1 या सिंपल एज माइनस। समझ में आ गया। बट अगेन आई रिपीट, हम बोल रहे हैं कि याद रख लेना। इसे हम समझाने के लिए समझा दिए कि कैसे मेरा बन रहा है, बट एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, ये इक्वेशन बनाने में इतना टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए चुपचाप रख लो। कितने ऐसे याद रखो, CO3 2 ऐसे याद रखो, PO4 2 SO4 2 SO3 2 NO2 NO3 बस इतना याद रखना। CO3 2 CO3 2 CO3 2 PO4 2
SO4 2 माइनस SO3 2 माइनस NO3 माइनस NO2 माइनस। समझ में आया? इसी तरीके से अगर याद रखोगे, ये अगर पूरा याद हो तो यहाँ से पता माइनस का बोलने का मतलब वो क्या है, उसके पास टेंडेंसी है लेने या देने की, ठीक है, लेने का टेंडेंसी है। देखो अब देखो कितना आसानी से हम लोग कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, कंपाउंड बनाते हैं। मालूम तुमसे सिंपल पूछे कि एल्युमिनियम है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो चुपचाप एल्युमिनियम और सल्फेट का हम लोग केवल इसका बैलेंस लिख लो। अब इसका बैलेंस अभी सीखे कि इसका बैलेंस कितना होता है -2 और इसका बैलेंस कितना होता है मल्टीप्लाई प्लस में 3, और फिर हम लोग क्या करते क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो ये 2 इधर अब मल्टीप्लाई होगी, एल्युमिनियम के साथ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल्युमिनियम के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये SO4 के साथ 3। तो भाई देखो SO4 पूरे के साथ में 3 मल्टीप्लाई होगा, SO4 पूरे के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये पूरा एक टर्म होगा, ये पूरा क्या है एक टर्म है, ठीक है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगा दिए। क्लियर है? और हम लोग करते हैं मैग्नीशियम और क्या ले लिया, CO3 ले लिया, तो क्या होगा रिएक्ट बताओ। तो मैग्नीशियम को बताओ कितना होता है भाई, मैग्नीशियम को तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीशियम का कितना होता है +2, और ये कार्बोनेट का कितना होता है -2, क्या होगा यही नहीं होगा -2, तो बताओ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। याद है ना, काटना सिखाए थे, बैलेंस को हम लोग काट देते हैं, काट देंगे तो इसके पास भी बचेगा 1, इसके पास भी बचेगा 1, ये 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर ये इसके पास आया और ये इसके पास आया कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मेरे यहाँ पे क्या बचेगा MgCO3। समझ में आया? पक्का? और करना है? चलो एक सोडियम के साथ देख लेते भाई, Na+CO3, बताओ क्या बनाएंगे हम लोग। तो Na का अगर हम लोग देखेंगे तो Na मेरा कितना मिल जाएगा, इसका +1, और CO3 का भी हम लोग पढ़े -2, ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ आएगा, तो Na के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, Na के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, और CO3 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो CO3 एक ही रहेगा। अब चाहे यहाँ पे ब्रैकेट दो या ब्रैकेट मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ गई? आ गया ना भैया? हो गया? अब देखो हम एक देते हैं, तुम लोग बनाओ इसको। AgNO3 अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरा क्या बनेगा, देखो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तुम लोग पढ़े होगे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो वो जो ज़्यादा रिएक्टिव जो कम रिएक्टिव होता है उसको हटा देता है, उसको हटा देता है, यानी कि एक दूसरे की जगह लेने के हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक को डिस्प्लेस करना, यानी कि कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस, यानी कि सिल्वर को हटा देगा, सिल्वर को हटा देगा तो सिल्वर तो आगे रह जाएगा, और कॉपर किसके साथ बन जाएगा, कॉपर इसके साथ बन जाएगा, तो बताओ हम लोग बनेंगे CuNO3, ये नहीं बनेगा मेरा CuNO3। अब जैसे ये वाला लिखेंगे मेरा हो गया गलती, क्यों मेरा गलती हो गया बताओ, क्योंकि CuNO3 एक्चुअली बनेगा क्या चेक करते हैं, कि हम बोलेंगे Cu और NO3, यही ना दोनों एक दूसरे के साथ कंपाउंड बना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा चेक करो भाई। तो द कॉपर का कितना होता है, कॉपर का 2 होता है प्लस में, और NO3 अभी पढ़े हम लोग कितना होता है -1, ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी कि Cu के साथ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, एक एक को तो हम लोग लिखते नहीं है, बट NO3 के साथ कितना मेरा मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा। देखो ये मेरा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरा क्या बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस, क्या मेरा बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस। अब समझ में आया? पक्का क्लियर है? और एक लिख लेते हैं, Fe+HCl, बताओ क्या होगा। हमको पता है कि ये Fe जो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो Fe आएगा और हाइड्रोजन को हटाएगा, तो जब हाइड्रोजन को हटाएगा तो हाइड्रोजन अकेले हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन अकेले होता है तो हम लोग को पता है कि वो क्या बनाता है H2 बनाता है, लेकिन अब क्या होगा Fe और Cl बनेगा, यानी कि बताओ Fe और Cl बनेगा। तो आयरन का मैंने क्या होता है 2 और 3 दो भी होता है और 3 भी होता है, तो हम लोग 2 ले लिए, और क्लोरीन का कितना होता है -1 होता है कि नहीं होता है भाई, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई Fe के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ और सिर्फ
Fe, लेकिन Cl के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बन जाएगा, Cl2 बन गया FeCl2। समझ में आया? इसी तरीके से रिएक्शन आ रहा है ना, रिएक्शन समझ में। और एक करते हैं, चलो और एक करते हैं, नहीं छोड़ेंगे अभी तक। Mg को अगर HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बताओ मेरा क्या बनेगा। सबसे पहले हमको पता है कि मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम आएगा और हाइड्रोजन को हटाया देगा। जब हाइड्रोजन को हटा देगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा फिर से अकेले, और Mg किसका जगह ले लेगा, हाइड्रोजन का ले, यानी कि Mg और Cl का बनेगा। तो बताओ अगर Mg और Cl का बनाना है, फॉर्मूला बनाते हैं, Mg का कितना होता है 2 और क्लोरीन का कितना होता है 1। Mg के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, तो Mg अकेले रह जाएगा, और क्लोरीन के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 2, MgCl2। समझे? समझे कि नहीं, बताओ बताओ बताओ। चलो ये बताऊंगा, Na+H2 इस कंडीशन में क्या होगा। देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ये मेरा किससे बना है, H+OH से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, H+OH से मिलके बना है। चेक कर लो, देखो इसका बैलेंस कितना था, +1, और इस पूरे का बैलेंस कितना था, याद है, -1। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, इधर भी 1 इधर भी पूरे में 1। देखो तो अगर हमको इसकी लिखना है HOH, तो हम लोग इसको दोनों को मिला के हम लोग लिख देते ना H2O, क्योंकि 2 गो H है और 1 गो O, तो हम लोग इसको मिला के लिख दे। बट ये हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, बट जो एक्चुअल होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। ये याद रखना कि जो H2O मेरा होता है वो H2O का मतलब क्या है, H+OH। समझ में आया? आ गया ना भाई? चलो अगर समझ में आ गया तो देखो आगे। यानी कि ये किस में है, ये हाइड्रोजन में है और OH में है, दो गए। बताओ तो ये क्या बोलेगा इसको लिखने का तरीका, इसको लिखने का तरीका ये हम ले सकते हैं, HOH, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, हमको पता है कि ये जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सोडियम आएगा और हाइड्रोजन का लेगा लेगा और हाइड्रोजन भागेगा तो H2 बना लेगा। अब क्या होगा, ये जो सोडियम है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम लोग देखते हैं, ये भाई सोडियम है और ये OH है, तो सोडियम का बैलेंस कितना होता है बताओ, 1 होता है प्लस में, और OH का बैलेंस कितना होता है, अभी हम लोग पढ़े कितना था, -1। ये 1 से मल्टीप्लाई, ये भी 1 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या मेरा बनेगा NaOH। समझे? समझे कि नहीं, बताओ। और अभी ये वाले स्ट्रॉन्ग बेस भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस भी, एसिड बेस सॉल्ट्स में तुम लोग पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े होगे तो हम बता दिए अभी। क्लियर है? चलो और एक रिएक्शन करते हैं। हम लोग ले लिए PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटासियम आयोडाइड KI रिएक्शन करा रहे, बताओ क्या बनेगा। सबसे पहले तो हम ये समझाना कोशिश करेंगे कि ये जो मेरा PbNO3 है वो बना कैसे, ठीक है। तो देखो जो एक तरफ ये Pb होगा और दूसरा तरफ ये क्या होगा, NO3 होगा। Pb का जो बैलेंसी होता है वो कितना होता है, 2 होता है, और NO3 का बैलेंसी कितना होता है, -1 होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा, ये नहीं बनेगा, समझे। और पोटासियम को पता है, पोटासियम का +1 होता है और आयोडीन का -1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर भी क्या बनेगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब ये रिएक्ट होगा, तो रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा बताओ। हम इसको जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। Pb जो है, देखो पोटासियम जो वो ज़्यादा रिएक्टिव है लीड से, ठीक है। तो पोटासियम आएगा और ये NO3 की जगह चिपक जाएगा और Pb को हटा देगा। ये भी पोटासियम आएगा Pb को हटाने, ठीक है। वो तो Pb बोलेगा, ओ भाई तू मेरा वाला ले रहा है,
हम तुम्हारा वाला ले लेंगे, ठीक है, तुम मेरा वाला NO3 ले लो, हम तुम्हारा वाला I ले लेंगे, है ना। तो ये PB और I का बीच में बनेगा। तो बताओ जब PB और I जब बनाएंगे तो PB का वैलेंसी कितना था, +2, और आयोडीन का वैलेंसी कितना है, -2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, ये 1 इसके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2। यानी कि मेरा ओवरऑल क्या बन जाएगा, PbI2। समझे? दूसरा, अब के PB की जगह में आ रहा है, के यहाँ से PB की जगह में आएगा, तो यानी के और NO3 के बीच में बनेगा। तो चलो बनाओ पहले के और NO3। तो के का कितना होता है, +1, और NO3 का कितना होता है, -1। आज ही पढ़े, चेक कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि के NO3 बनेगा। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, PbI2 प्लस KNO3। बताओ क्या एक भी फॉर्मूला, एक भी केमिकल इक्वेशन रटने की जरूरत पड़ रहा है? एक भी जरूरत पड़ रहा है? आई होप सो कि नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है, एक एक चीज़ समझा रहे हैं। चलो एक लास्ट ले लो, AlCl3 प्लस बताओ क्या रिएक्शन होगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तुम लोग पढ़े होगे। सबसे पहले तो तोड़ना स्टार्ट करो कि किस किस फॉर्म में टूटा होगा। यहाँ पे सबसे पहले NH4 और OH होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, Al, और यहाँ पे Cl होगा, है ना। हमको पता है कि एल्यूमिनियम की कितना 3 और इसका -1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए AlCl3 बना लिया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, NH4 का क्या होगा पता, NH4 के यहाँ पे +1 होगा और इसका क्या होगा, -1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, 1 1, सेम टू सेम ही रहेगा। अब देखो, अब कंडीशन क्या होगा, देखो ये वाला भी प्लस था और यहाँ पर भी ये वाला प्लस और ये माइनस। जो प्लस वाला है वो प्लस वाला को रिप्लेस करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या एक दूसरे को रिप्लेस करेगा, तो ये प्लस वाला इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, और माइनस वाला इसको रिप्लेस करेगा। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आती ये सोच। देखो AlNH4 को हटा देगा, ठीक है, तो NH4 बोलेगा अच्छा तुम मुझे हटाओगे, हटा दो, तो NH4 जो हटेगा तो हट के किधर आएगा, इसके पास आएगा, यानी कि ये क्या बना लेगा, NH4 और Cl बना लेगा। चेक करो क्या सेम है, क्या यही बनेगा क्या, तो NH4 का कितना था +1 और Cl का कितना है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये वाला कंपाउंड सही है मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्या होगा, AlNH4 को हटाएगा, AlNH4 को हटाएगा तो ये OH के साथ बनेगा, यानी कि Al और OH के साथ बनेगा। तो बताओ देखते हैं कि इसका फॉर्मूला सही है। तो Al का कितना होता है +3 और OH का कितना होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Al किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और OH किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई। अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो OH को हमको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आया? बन रहा है, सारा चीज़ बन रहा है धीरे धीरे, वेरी गुड। चलो अगर बन रहा है तो हम तुम लोग एक होमवर्क देते हैं, वो बना के लाना भाई। Fe2O3 को अगर हम लोग Al के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेरा सबसे पहले तो फॉर्मूला बनाना है, दूसरी बात बैलेंस भी करना है अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। और ले लो, सबका रिएक्शन करना है।
सबसे पहले तो रिएक्शन कराना है, जो मेथड मैंने बताया वही मेथड यूज़ करना, तो तुरंत बनेगा। ठीक है, बनाना भी है और फिर बैलेंस भी करना है। ठीक है, चलो।